हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 12th में हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से संबंधित। इस चैप्टर में जो हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं ये एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से घुमा करके क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं। और इसको आप साथ साथ यदि नोट करते चलें तो आपका एक क्वेश्चन बैंक इस चैप्टर से रिलेटेड तैयार हो जाएगा, जिसको आप रिवीजन के समय पे एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। और ये रिवीजन का ही पार्ट चल रहा है, कॉन्सेप्ट आपका 100% क्लियर हो चुका था। तो अब उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं चलेंगे हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ और उसको समझने की, लिखने की और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, यानी प्रतिरक्षा तंत्र। ये आपने चैप्टर पढ़ते समय इनेट इम्यूनिटी और एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था। तो इस तरीके का यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे। आंसर लिखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रतिरक्षा के बारे में आपको लिखना है। हेडिंग डालेंगे एक्टिव इम्यूनिटी और राइट हैंड साइड पर हेडिंग डालेंगे आप पैसिव इम्यूनिटी। यानी हम जब एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी में हम लिखेंगे डेवलप्स व्हेन बॉडीज ओन सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन और वैक्सीन। एक्टिव इम्यूनिटी कब डेवलप होती है, जब शरीर की स्वयं की कोशिकाएं एंटीबॉडीज बनाती हैं किसी भी वैक्सीन या इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में, तो उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। जब हमारे शरीर की स्वयं की कोशिकाएं किसी वैक्सीन या इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज बनाती हैं तो वो एक्टिव इम्यूनिटी कहलाता है। इसको नोट करेंगे। साथ में पैसिव इम्यूनिटी में लिखेंगे डेवलप्स व्हेन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन अदर ऑर्गेनिजम्स आर इंजेक्टेड और एडमिनिस्टर्ड इनटू अ पर्सन टू काउंटर एक्ट एंटीजन। जैसे जब कोविड फैल रहा था, जब कोरोना फैल रहा था, तो एंटीबॉडीज का टेस्ट करा के जिन लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो चुके थे उनसे प्लाज्मा लेकर के दूसरे के शरीर में एंटीबॉडीज इंजेक्ट किया जा रहा था। उसको हम क्या कहते हैं, उसको पैसिव इम्यूनिटी गेन करना वो कहते हैं ना, जिसमें एंटीजन पैसिव तरीके से पहुंचाया जाए शरीर में। एक्टिव इम्यूनिटी कैसी है, स्लो इन रिस्पॉन्स बट लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स। एक्टिव इम्यूनिटी में वो उसका रिस्पॉन्स जो है स्लो होता है, लेकिन उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स होते हैं। और पैसिव इम्यूनिटी की यदि बात करें, प्रोवाइड्स इमीडिएट रिलीफ, ये इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करता है बट शॉर्ट लिव्ड, लेकिन थोड़े समय के लिए ये होता है। इसको नोट कर लेंगे बच्चों। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। How does a vaccine for a particular disease immunize the human body against that disease? या इसी को क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जा सकता है, Why is a person with cuts and bruises following an accident administered tetanus antitoxin? Give reason. आंसर लिखेंगे ड्यूरिंग वैक्सीनेशन, यानी कि वैक्सीनेशन के दौरान, फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज, किसी स्पेशल डिजीज के लिए, एन एंटीजन और एंटीजेनिक प्रोटीन और पैथोजन विच इज इन इनएक्टिव फॉर्म इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी विच इंड्यूस्ड माइल्ड इम्यूनो रिस्पॉन्स।
वैक्सीनेशन के टाइम पे किसी एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए या तो एंटीजन या एंटीजेनिक प्रोटीन या पैथोजन ही, है ना, ऐसा जो इनएक्टिव फॉर्म में हो, यानी कि जो एक्टिव फॉर्म में ना हो, वो शरीर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और इसके लिए जो शरीर का हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है वो जाग जाता है, इंड्यूस हो जाता है और माइल्ड इम्यून रिस्पांस के रूप में देखने को मिलता है। जैसे कि जब कोरोना की वैक्सीन लगी तो क्या हुआ, लोगों में कोरोना जैसे ही सिम्टम्स, माइल्ड सिम्टम्स आए, यानी कि फीवर आया, किसी को कफ हुआ, इसी तरह से हर प्रकार के टीका लगाते समय इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं। छोटे बच्चों में भी टीकाकरण के समय पे इम्यून रिस्पांस आपको देखने को मिला होगा। तो ये जो वैक्सीन होती है, ये क्या करती है, वैक्सीन जनरेट्स एंटीबॉडीज दैट न्यूट्रलाइजेस द टॉक्सिन या पैथोजन एंड प्रोड्यूसेस मेमोरी बी और टी सेल्स। बीटा सेल्स की मेमोरी बना देती है which recognize the pathogen in the subsequent encounters and produce antibodies। या यदि हम टिटनस की बात करें तो टिटनस इज अ डिजीज caused by Mycobacterium tetani। टिटनस नाम का जो रोग है वो एक ऐसी डिजीज है जो Mycobacterium tetani से फैलता है। A person with cuts and bruises following an accident is administered tetanus antitoxin because this toxin contains antibody against the pathogen। और इसको हम क्या कहते हैं, दिस इनएक्टिवेट्स द पैथोजन, और उसको हम क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, यानी टिटनस रोग से बचाने के लिए टिटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है और वो अप्रत्यक्ष रूप से शरीर में पहुंचाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। इसको नोट करेंगे बच्चों, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। अ पेशेंट शोड सिम्टम्स ऑफ सस्टेन्ड हाई फीवर, स्टमक पेन एंड कॉन्स्टिपेशन बट नो ब्लड क्लॉट्स इन स्टूल्स। यानी कि एक रोगी है जो कैसे लक्षण शो कर रहा है, उसको तेज बुखार है, उसके पेट में दर्द है, उसको कब्ज की शिकायत है, लेकिन उसके स्टूल्स में किसी भी प्रकार का ब्लड क्लॉट नहीं पाया जा रहा है। तो उस डिजीज का नाम लिखना है, नेम द डिजीज एंड इट्स पैथोजन। उसके रोग और रोग कारक का नाम आपको लक्षण से समझना है। राइट द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द डिजीज। इसको डायग्नोज करने के लिए कौन सा टेस्ट कराना होगा। हाउ डज द डिजीज गेट्स ट्रांसमिटेड, और कैसे ये रोग फैलता है ना। तो इस लक्षण को समझते हुए आंसर हम लिखेंगे, टाइफॉइड इज द डिजीज दैट शो सिम्टम्स, क्या क्या, हाई फीवर, तेज बुखार, स्टमक पेन यानी पेट में दर्द, एंड कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। इट्स कॉजेटिव एजेंट इज, यानी कि टाइफॉइड फैलाने के लिए जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है, सैल्मोनेला टाइफी। और इसके लिए डायग्नोज करने के लिए कौन सा टेस्ट लिखा जाता है, टेस्ट लिखा जाता है, विडाल टेस्ट is used for its diagnosis। Typhoid is transmitted through contaminated food and water। यानी टाइफॉइड रोग जो फैलता है उसके लिए फूड और वाटर के थ्रू ये फैलता है। इसको नोट डाउन करेंगे बच्चों, तब हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, highlight the role of thymus as a lymphoid organs। lymphoid organs में thymus के रोल को आपको हाईलाइट करना है। name the cells that are released from the above mentioned gland। mention how they help in immunity। आंसर में लिखेंगे, thymus is a primary lymphoid organ of the immune system। थाइमस जो है वो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है आपके इम्यून सिस्टम का। मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर इन इट। लिम्फोसाइट्स की परिपक्वता जो है वो इसी में होती है। टी सेल्स प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो गेट मैच्योर इन थाइमस एंड आर रिलीज्ड फ्रॉम हेयर।
और ऑप्शन नंबर 2 में क्या लिखेंगे? टी सेल्स आर रिलीज्ड फ्रॉम थाइमस अपॉन मैच्यूरेशन, they themselves do not produce antibodies but help beta cells to produce them. They are also responsible for cell mediated immune response. नोट करेंगे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34. नेम द पैरासाइट दैट कॉजेज फाइलेरियासिस इन ह्यूमंस. Mention its 2 diagnostic symptoms. How is this transmitted to others? आंसर में लिखेंगे Wuchereria are the filarial worms that causes filariasis in humans. और इसकी 2 स्पीसीज के नाम हैं, एक तो है Wuchereria bancrofti and Wuchereria malai are the filarial worms that causes filariasis in humans. Diagnostic symptoms में लिखेंगे collection of fluid causes swelling in arms, breasts, legs and genital region. सिम्टम्स को ध्यान से देखेंगे. डायग्नोस्टिक सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? कलेक्शन ऑफ फ्लूइड कॉजेज स्वेलिंग इन आर्म्स, ब्रेस्ट्स, लेग्स एंड जेनाइटल रीजन, इन्फ्लेमेशन इन लोअर लिम्स रिजल्टिंग इन डिफॉर्मिटीज. दूसरा लक्षण क्या है? इन्फ्लेमेशन इन लोअर लिम्स रिजल्टिंग इन डिफॉर्मिटीज. और कैसे फैलता है? It is transmitted to a healthy person through the bite of the female mosquito vector Culex. स्वस्थ व्यक्ति में कैसे फैलता है? फीमेल मॉस्किटो वेक्टर क्यूलेक्स के द्वारा ये फैलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35. Name the protozoan parasite that causes amoebic dysentery in humans. 2. Mention 2 diagnostic symptoms of the disease. And 3. How is this disease transmitted to others? यानी कि पहला उस प्रोटोजोन पैरासाइट का नाम लिखना है आपको जिसके कारण मनुष्यों में अमीबिक डिसेंट्री होती है. 2 ऐसे लक्षण लिखने हैं आपको, डायग्नोस्टिक सिम्टम्स लिखने हैं इस रोग के लिए आपको, और ये रोग कैसे संक्रमित होता है एक दूसरे में उसके बारे में आपको लिखना है. आंसर में लिखेंगे अमीबिक डिसेंट्री होने के लिए कौन सा पैरासाइट उत्तरदायी है, कौन सा प्रोटोजोन उत्तरदायी है. लिखेंगे एंटमीबा हिस्टोलिटिका. क्या लिखेंगे? एंटमीबा हिस्टोलिटिका is a protozoan parasite in the large intestine of human. एंटमीबा हिस्टोलिटिका नाम का रोग कारक एक ऐसा परजीवी जो मनुष्यों की बड़ी आंत में होता है, which causes amoebiasis, जो अमीबियासिस का कारण होता है, अमीबिक डिसेंट्री का कारण होता है. डायग्नोस्टिक सिम्टम्स में क्या लिखेंगे? एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स, यानी कि ऐंठन के साथ पेट में तेज दर्द का होना, और स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, यानी कि जो आपका स्टूल निकल रहा है, जो पॉटी है उसमें ब्लड क्लॉट्स होने और उसमें म्यूकस यानी बहुत ज्यादा चिपचिपा पदार्थ का होना, ये अमीबिक डिसेंट्री का लक्षण है, जिसको हम पेचिश के नाम से भी जानते हैं. हाउ इज दिस डिजीज ट्रांसमिटेड टू अदर्स? ये दूसरों में कैसे फैल सकती है? द डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाइज. ये जो घर में मक्खियां पाई जाती हैं उनसे ये डिजीज फैल जाती है. दे एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर एज दे ट्रांसमिट द पैरासाइट.
They act as mechanical carrier as they transmit the parasite from feces of infected person to food products. भोज्य पदार्थों में इन्फेक्टेड पर्सन से ये फैल जाता है, thereby contaminating them, और उसको कंटामिनेट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेम द 2 स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स इन ह्यूमंस। मनुष्यों में 2 स्पेशल टाइप के लिम्फोसाइट्स के बारे में आपको लिखना है। हाउ डू दे डिफर इन देयर रोल्स इन इम्यून रिस्पॉन्स। 2 तरीके के लिम्फोसाइट्स कौन कौन से हैं, निम्नलिखित हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। बी लिम्फोसाइट्स और बी सेल्स, और टी लिम्फोसाइट्स और टी सेल्स। अब बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स के बीच में आपको अंतर लिखना है। बी लिम्फोसाइट्स राइट हैंड साइड पे आप लिख लेंगे टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट में लिखेंगे दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन, और टी लिम्फोसाइट में लिखेंगे दे स्टिमुलेट बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। नेक्स्ट देखते हैं, they do not respond to organ transplant. They do not respond to organ transplant. और T lymphocytes जो हैं they react to organ transplant. ये organ transplant पे react कर देते हैं। इसको नोट कर लेंगे। ये सेशन बच्चों आपका क्वेश्चन आंसर सेशन है। इसमें आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को लिख रहे हैं, तो इसको जितना आप लिख सकें लिखेंगे। आप चाहें तो उसको क्वेश्चन आंसर के रूप में लिखें, चाहे तो आप लाइन वाइज इसका नोट्स बना सकते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो जो एग्जाम में क्वेश्चंस पहले पूछे जाते रहे हैं वो क्वेश्चंस आपके इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों की कैटेगरी में आते हैं। तो आप कोशिश करेंगे कि अपना क्वेश्चन बैंक खुद तैयार करेंगे। अलग अलग चैप्टर्स के लिए क्वेश्चन आंसर्स का सेशन मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, उसको आप नोट करते चलेंगे और पढ़ाई को जारी रखते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, Name the group of virus responsible for causing AIDS in humans. Why are these virus so named? ऐसा नाम क्यों रखा गया होगा? List any 2 ways of transmission of HIV infection in humans other than sexual contact. तो जो आपका एड्स नाम का रोग है वो रेट्रोवायरस से फैलता है। आंसर में लिखेंगे रेट्रोवायरस इज द ग्रुप ऑफ वायरस causing AIDS in humans. मनुष्यों में एड्स का कारण है रेट्रोवायरस का एक ग्रुप। They contain RNA as genetic material. वो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में उनके पास क्या होता है, RNA होता है। And with the help of enzyme reverse transcriptase, they make DNA on RNA template. Reverse transcriptase जो आपका एंजाइम का प्रोसेस होता है उसके थ्रू ये आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं। Thus they are called रेट्रोवायरस, इसीलिए ये रेट्रोवायरस कहलाते हैं। अगर एचआईवी इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो गया हो और सेक्सुअल कांटेक्ट भी ना हुआ हो तो 2 ऐसे और कौन से तरीके हैं जिससे ये फैल सकता है। देखिए ये जो रोग है ये फैलता है फ्लूइड से, यानी शरीर में होने वाले फ्लूइड से, द्रवीय पदार्थों से ये रोग इन्फेक्शन हो जाता है। तो ब्लड भी एक प्रकार का क्या है, फ्लूइड है। तो यदि नीडल्स जिससे इंजेक्शन लगाया गया हो किसी एचआईवी व्यक्ति को और उसी नीडल से किसी स्वस्थ व्यक्ति को इंजेक्शन लगा दिया जाए, यानी कि नीडल्स शेयर कर ली जाएं, तो भी ये रोग फैल सकता है विदाउट एनी सेक्सुअल कांटेक्ट। और यदि बिना टेस्ट किए, बिना चेक किए एचआईवी से कंटामिनेटेड ब्लड अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो भी ये रोग फैल सकता है। तो बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स
और दूसरा लिखेंगे बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड कंटामिनेटेड विद HIV। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे व्हाई इज एन एंटीबॉडी रिप्रेजेंटेड H2L2। एंटीबॉडी लिखेंगे एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज H2L2 because each antibody molecule has 4 peptide chains, 2 small light chains and 2 longer heavy chains. Next question देखते हैं, name the different types of cell providing cellular barrier responsible for innate immunity in humans. Next question लिखेंगे cellular barriers are provided by 1. Certain types of WBC like polymorphonuclear leukocyte and monocytes in blood और next देखेंगे macrophages in tissue। बच्चों आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों ने किए। आशा करती हूँ आपने क्वेश्चन आंसर्स को नोट किया होगा और दी गई जानकारी को नोट कर लिया होगा। पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझेंगे और इस क्वेश्चन बैंक को तैयार करके अपने एग्जामिनेशन में इसकी सहायता लेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगले सेशन में हम कुछ और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।